जब गाड़ी चलेगी ब्रेक लगेंगे सेटल हो जाओगे। हाँ, तो लास्ट में टॉपिक लैटिट्यूड तक कंप्लीट हो गया था अपना। तो लैटिट्यूड में एक तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से डिग्री यूज होते हैं? 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, बांसवाड़ा के बोरकुंडा से लेके और श्री गंगानगर के कोणा तक। फिर देशांतर में कुछ पॉइंट्स पे बात हो चुकी थी अपनी की 69.5 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो कि जैसलमेर के कटरा सम से लेकर सिलाना धौलपुर तक। यहां तक लिख लिया था आपने? ये डायग्राम बनाया था, देशांतर वाला लिखवा भी दिया था। इसमें लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कौन सी लोकेशनीय स्थिति है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है और उनके बीच की डिस्टेंस या दूरी। यानी लगभग अक्षांश में जो फॉर्मेट आपने लिखा था वही फॉर्मेट लिखना है। क्या गिर गए? लगे तो नहीं? 69.5 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कोई बात नहीं, चेयर से गिरा हुआ इंसान उड़ जाता है, नजरों से नहीं गिरना कभी। 69 डिग्री 30 69 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये वाली जो साइट यह है, स्थान जो है, ये अपने पश्चिमी राजस्थान में सम में आता है। सम के निकट आता है कटरा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है? जैसलमेर। जैसलमेर जो राजस्थान के मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, सबसे पश्चिमी भाग, पश्चिमी जिला जैसलमेर, पश्चिमी स्थान कटरा और पश्चिमी देशांतर 69.5 69 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ से 78 डिग्री 17 मिनट राजस्थान के पूर्वी स्थान यानी सिलाना तक। सिलाना पार्ट ऑफ धौलपुर, जो कि राजस्थान के मोस्ट ईस्ट पार्ट यानी सबसे पूर्वी भाग का हिस्सा है। तो राजस्थान के ईस्ट और वेस्ट वाला जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो डायग्राम में मेंशन की थी अपन ने 869 किलोमीटर, यानी ग्रेटर देन लेटिट्यूडनल, अक्षांश से दूरी से अधिक दूरी है। तो राजस्थान का ये देशांतरीय विस्तार है। फॉर्मेट लगभग वैसा ही है जैसा अक्षांश में लिखा था, सिर्फ यहाँ वैल्यू हम किसकी लिख रहे हैं? लॉन्गिट्यूड्स। बाकी लोकेशन इसमें भी इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इसमें भी, डिस्टेंस इसमें भी, बाकी चीजें लगभग वैसी ही, बस ये फैक्ट चेंज होते हैं इसमें। तो इस फॉर्मेट में लिख लीजिए इसको। लॉन्गिट्यूड कौन से स्थान से कौन से स्थान तक, यानी किस प्लेस से किस प्लेस तक, डिस्ट्रिक्ट, एंड लास्ट में डिस्टेंस। सर जी, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की दूरी घटती है या बढ़ती है? कमाल है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट पूछ रहा है। किसने पूछा है क्वेश्चन? ज्योग्राफी सब्जेक्ट, साइंस, ज्योग्राफी से कोई वास्ता नहीं। पढ़ा हुआ तो होगा थोड़ा बहुत। बिना पढ़े पता कैसे चला दूरी होती है कि नहीं होती इनके बीच? अच्छा, अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है
वो एक स्टैंडर्ड या मानक जो दूरी है वो तो हम मानते हैं लगभग 111 किलोमीटर, लेकिन इक्वेटर लाइन या ध्रुवों भूमध्य रेखा के पास में दूरी थोड़ी कम होती है, और ध्रुवों की ओर जाते हैं तो डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है इसमें। बाकी एक सामान्य तौर पे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है, तो वो स्टैंडर्ड और एक मानक दूरी हमने क्या मान रखी है, 111 किलोमीटर, अगर पूछा जाए, जनरली पूछा जाए। और फिर जैसा कि आपने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये घटती है बढ़ती है, बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं आता। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास दो अक्षांशों के बीच का गैप लगभग 108 किलोमीटर होता है, यहाँ लगभग 114 किलोमीटर होता है, तो 90 डिग्री में 6 किलोमीटर बढ़ना बहुत माइनर होता है। जबकि देशांतरों में दूरी अनिश्चित होती है, कहीं देशांतर इस तरीके से होते हैं पोलर टू पोलर तक, ध्रुवों से ध्रुवों तक। तो एक समय तो ऐसा होता है कि देशांतरों के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है इक्वेटर लाइन पे, जो लगभग हम 111.32 किलोमीटर के आसपास मानते हैं देशांतर के बीच की दूरी, लेकिन वही देशांतर ध्रुवों पे जाके एक दूसरे से मर्ज हो जाती है पोलर पे, वहां दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर। क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों से विसरित होती हैं, फैलती हैं, और नीचे ध्रुवों पे आके मिल जाती हैं। तो इसका मीनिंग ध्रुव और ध्रुव वाले पॉइंट पे तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, 0 किलोमीटर। जबकि भूमध्य रेखा पर आते टाइम वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, तो नॉट डिसाइडेड, निश्चित नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तो 111.32 किलोमीटर, और ध्रुवों पे दोनों के दो देशांतरों के बीच की दूरी या किन्हीं भी देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग डिसाइड नहीं है, कहीं 0 है कहीं 111 है। तो इसमें सिर्फ दो ही जगह ये पूछी जाती है देशांतर में, एक तो इक्वेटर लाइन पे मैक्सिमम जो 111 है, और एक मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होती है, पोलर पे 0 किलोमीटर होती है। तो ये आपके टॉपिक आएगा, जैसा ही मैंने बताया था ना, अपने तो सिर्फ वो पॉइंट यूज कर रहे हैं जो राजस्थान से रिलेवेंट है, बाकी पूरा चैप्टर है आपके अक्षांश और देशांतर के नाम से, वहां इन डिस्टेंस के बारे में आप लिखोगे। अब जैसे अक्षांश हमने कंप्लीट किए थे कल, अक्षांश कंप्लीट करने के बाद में नोट में अपन ने एक पॉइंट लिखा था जो अक्षांश के गैप को इंडिकेट कर रहा था, 60 डिग्री 9 मिनट। कितने अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ था, 60 डिग्री और 9 मिनट। और ऐसा अगर देशांतरों में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कितने डिग्री से कितने डिग्री, तो ये तो हमें पता है 69.5 से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट। एक बार के लिए आप राजस्थान को 70 से स्टार्ट कर लीजिए कि राजस्थान 70 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो 70 के ऊपर कितने हैं ये, 8 डिग्री और 17 मिनट। और 30 मिनट इधर भी बचे हुए हैं ना, आधा डिग्री यानी 30 मिनट, तो उस 30 मिनट को मिनट में ऐड कर लो, तो 8 डिग्री और 47 मिनट। तो राजस्थान के अंदर लॉन्गिट्यूडनल टोटल कितने आते हैं, या राजस्थान कितने लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 8 डिग्री और 47 मिनट। इसको अगर जोड़ के नहीं निकालो, घटा के निकालना चाहो तो बड़ा डिजिट कौन सा है, 78 डिग्री और 17 मिनट, और छोटा कौन सा है, 69 डिग्री और 30 मिनट। तो 17 में से क्या 30 निकाले जा सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम बड़ा बनाएंगे। तो इधर वाली जो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो एक बार के लिए इस डिग्री को हम इधर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ 77 कर लें अपन, और यहाँ जो 1 डिग्री कम की हमने उस डिग्री की वैल्यू इसमें ऐड कर लेते हैं, 60 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 60 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 77। अब 77 में से 30 निकाल सकते हो, 47। और यहाँ 77 में से 69 घटाया तो 8 डिग्री, तो वैल्यू उतनी आई है वापस, 8 डिग्री और 47 मिनट। या तो ये 70 से ऊपर वाले और फिर इस आधा डिग्री को बाद में जोड़ के उससे भी निकाल सकते हो गैप, या मैक्सिमम जो फैक्ट है इसमें 78 डिग्री वाला, उसमें 69.5, उसमें से घटा के भी गैप को निकाला जा सकता है। तो गैप तो इजीली निकल जाएगा जब ये दोनों डेटा आपको याद होंगे। तो वहां पर ने अक्षांशों में जो 60 डिग्री 9 मिनट लिखा था, यहाँ नोट या विशेष में वो अपने को क्या लिखना है, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार। तो ये जो वैल्यूज आपने लिखे हैं उसके जस्ट नीचे लिखो नोट, लॉन्गिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान इज 8 डिग्री 47 मिनट। longitudinal gap of Rajasthan 8 डिग्री 47 मिनट।
8 डिग्री 47 मिनट अंडरलाइन करके आगे लिख दो। देशांतरों में राजस्थान का विस्तार। longitudinal gap of Rajasthan is 8 डिग्री 47 मिनट। longitudinal gap of Rajasthan 8 डिग्री 47 मिनट। अब अपनी पृथ्वी पे जो सबसे इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड माने जाते हैं उसमें एक तो आता है 0 डिग्री, जैसे अक्षांशों में भी था ना 0 डिग्री, वो इक्वेटर लाइन था। ये अपने जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम। एक इसके ईस्ट में आता है जो भारत से गुजरता है, जिसको हम कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी लोकल टाइम लाइन ऑफ राजस्थान, सॉरी इंडिया, भारत की स्थानीय समय रेखा। तो ये भारत के लिए स्थानीय मानक समय जो है वो इसके ऊपर देखा जाता है, जबकि विश्व का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस पे देखा जाता है? 0 डिग्री पे, जीएमटी लाइन पे, ग्रीनविच मीन टाइम पे। जबकि 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? कौन सी डिग्री होती है? ये पूरा एक सर्किल है। ये अपना जो स्कूलिंग में अपन यूज किया करते थे चांदा डी, इस सांधे में यहाँ 0 लिखा हुआ रहता है और यहाँ क्या लिखा हुआ रहता है? 180। तो 0 का अपोजिट कितना होता है? तो सेम ऐसे ही ये जो 0 डिग्री है इसके बिल्कुल अपोजिट पीछे की तरफ कौन सा डिग्री है? इसके पीछे की तरफ है 180 डिग्री। तो देशांतरों में जो मैक्सिमम जो संख्या लिखी जाती है वो कितनी होती है? 180। बाकी इसमें 179 ईस्ट में होते हैं, 179 इसमें वेस्ट में होते हैं। 179 179 358, 179 प्लस 179 358। एक 0 डिग्री है और एक इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री, तो 2 डिग्रियां ये भी बची हुई हैं। तो पूरे सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। तो देशांतर में हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। इससे ऊपर कोई देशांतर नहीं होता। जैसे अक्षांशों में मैक्सिमम 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री नॉर्थ मैक्सिमम होता है या 90 डिग्री साउथ मैक्सिमम होता है। तो ऐसे इसमें 180 डिग्री होता है। इसमें ईस्ट या वेस्ट नहीं लगता क्योंकि बिल्कुल मिड में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गोला है, उस गोले को अगर आप चाकू से काटे तो आपकी साइड की साइट अगर आप 0 मान रहे हो तो चाकू का जो अपोजिट साइड उधर है वो 180 है। तो 0 और 180 बिल्कुल मिड में होते हैं, इनमें डायरेक्शन यूज नहीं होती। जैसे यहाँ 0 डिग्री देशांतर है तो इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही बोलेंगे, ना तो ईस्ट बोलेंगे ना वेस्ट बोलेंगे। और ऐसे 180 डिग्री को भी ना तो ईस्ट बोला जाता है ना वेस्ट। तो इसका मीनिंग इनमें डायरेक्शन यूज नहीं होती, ये बिल्कुल मिड में होते हैं इसका। बाकी 179 इसके ईस्ट वाले जो हैं उसमें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यूज होता है। बाकी इसके वेस्ट में जो 179 है उनमें वेस्ट यूज होता है। अक्षांशों के अंदर जनरली आप देखते हो कि अक्षांश ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के आप इस साइड पे हो तो इसका अपोजिट कौन होगा? इसका अपोजिट 0 डिग्री होगा, क्योंकि अक्षांश अपने आप में पृथ्वी पे क्या होता है? इस तरीके से एक गोला होता है, सर्किल होता है। तो अगर आप यहाँ 0 डिग्री है तो इसके अपोजिट यहाँ क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब जस्ट जस्ट इसके ऊपर आपने 1 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये 1 डिग्री है, तो इस 1 डिग्री के अपोजिट यहाँ क्या है? 1 डिग्री। फर्क ये है, ये 1 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है और ये नीचे वाला 1 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। तो इनमें अपोजिट सेम नंबर होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि 90 डिग्री नॉर्थ, तो अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा 90 डिग्री साउथ, यानी दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव का अपोजिट क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू सेम ही होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो अपोजिट में डायरेक्शन अपोजिट ही होती है हमेशा। जैसे मैं कहूँ ईस्ट है, अपोजिट बताओ, आप कहोगे वेस्ट है। मैं कहूँ नॉर्थ है, अपोजिट बताओ कि साउथ है। नंबर भी इसमें अपोजिट सेम ही होता है, देशांतरों में ऐसा नहीं होता। देशांतर में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ये 1 डिग्री ईस्ट में है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसका अपोजिट बताइए। तो इसका अपोजिट आप गलती से भी ये मत बताना कि 1 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इनका अपोजिट हमेशा 180 डिग्री से घटा के, जो वैल्यू आपने आपको दी गई है उस वैल्यू से उसको घटा दीजिए
और जो भी वैल्यू आए 179 उसको अपोजिट डायरेक्शन बोलना है। ये ईस्ट है तो उसको बोलना है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो जैसे कि आप 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे हो तो उसका अपोजिट 90 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देशांतरों में सिर्फ यही एक ऐसी वैल्यू है जो अपोजिट होती है, यानी जो नंबर उधर है वही नंबर इधर है, बाकी ऐसा कोई देशांतर नहीं है जो सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 45 डिग्री पूर्व में हो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो उसका अपोजिट बताइए, तो अपोजिट 45 डिग्री नहीं होगा। 180 डिग्री में से 45 घटाओगे तो 135 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इसमें अपोजिट थोड़ी अलग तरीके से निकाली जाती है। 180 में से माइनस करोगे, इसका मीनिंग है कि जो आपको वैल्यू दी है और जो आपका माइनस वैल्यू आएगा माइनस करने के बाद, वो दोनों ऐड होने के बाद 180, क्योंकि देशांतरों में अपोजिट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री पे होता है। तो 180 डिग्री पे, इसका मीनिंग आप यहाँ 0 डिग्री पे हो तो 0 डिग्री का अपोजिट कितना है, तो 180 में से 0 को घटा दो, कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इसका मीनिंग 0 डिग्री का अपोजिट कितना होता है, 180 डिग्री। ये हालांकि अक्षांश और देशांतर के चैप्टर का पार्ट है, ये आपका यहाँ नहीं पढ़ना आपको, लेकिन थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये पॉइंट फर्स्ट समझ में आ गया था। ये तो देशांतर समझ में आने चाहिए, तो गैप है, गैप तो निकाल लोगे आप एग्जाम में। प्लस माइनस करना है, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान स्थित। फिर दूसरा पॉइंट जिस पे अपन बात कर रहे थे कि पृथ्वी पे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, एक तो जीएमटी लाइन है, एक भारत की स्थानीय मानक समय रेखा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 82.5 डिग्री, और एक बिल्कुल इसके अपोजिट है जो 180 डिग्री। क्या ये तीन इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होते हैं? क्या 0 डिग्री है राजस्थान में? तो नहीं पढ़ेंगे। 82.5 डिग्री है, इससे पहले ही राजस्थान समाप्त हो चुका होता है 69 डिग्री से, और मैक्सिमम राजस्थान कितने डिग्री तक है, 78 डिग्री और 17 मिनट, तो इस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। क्या 180 डिग्री है? नहीं है। तो पृथ्वी के जो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड जो तीनों हैं उनमें से राजस्थान में कोई भी रिलेवेंट नहीं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तब ये आएगा। 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया, भारत की स्थानीय मानक समय रेखा, यानी लोकल स्टैंडर्ड टाइम लाइन मानी जाती है, अपनी अपने यहाँ की स्थानीय मानी जाती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, 0 डिग्री को ISTL भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो विश्व का जो टाइम होता है वो किससे बैलेंस होता है, GMT लाइन से होता है, 0 डिग्री देशांतर से होता है। तो इसमें अक्षांशों में हमने यहाँ एक इम्पोर्टेंट अक्षांश पढ़ा था, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट अक्षांश राजस्थान से गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जिसको हमने नाम क्या दिया था, कर्क रेखा। तो वो कर्क रेखा जैसा पॉइंट यहाँ कोई भी नहीं आएगा। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट के बाद में, मिड विलेज या मध्य गांव। तो ये मध्य गांव क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए। मिड विलेज कॉन्सेप्ट ये है कि राजस्थान को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका ये हो सकता है, एक स्टूडेंट है कि सर इस तरीके से डिवाइड करो कि नॉर्थ और ये साउथ इक्वल। एक दूसरा है कि नहीं सर ऐसे नहीं, आधा राजस्थान ये है और आधा राजस्थान ये है, तो दोनों के अकॉर्डिंग कर देते हैं, नॉर्थ और साउथ में या ईस्ट और वेस्ट में। तो फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे को जो काटेंगे वो लगभग राजस्थान का सेंटर है, अप्रोक्सीमेट। तो वो लगभग राजस्थान का जो सेंटर है उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, राजस्थान का मिड पॉइंट। अब वो मिड किसी गांव में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिड विलेज, और किसी सिटी में होता तो मिड सिटी होता। तो इसको हमने मिड विलेज इसलिए लिखा है क्योंकि ये किसी गांव में है, इसका इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या लिख दिया, मिड विलेज। और अगर ये किसी शहर में होता तो इसको मिड सिटी कहा जाता, मध्य शहर कहा जाता है। तो राजस्थान में मिड विलेज क्या है, राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है उसको कहा जाता है। इस मिड विलेज के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान आता है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जिला तो उसका नागौर है। स्थानीय प्लेस है लामपोलाई। लामपोलाई जो मेड़ता के निकट।
लामपोलाई डिस्ट्रिक्ट है नागौर। ये तो हमारा जो पहले पटवारियों के द्वारा सर्वे किया गया है राजस्व मंडल के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग है। आजकल सर्वे जो पहले मैनुअल सर्वे थे वैसे सर्वे नहीं रहे हैं, अब सर्वे आ गए हैं सैटेलाइट सर्वे। तो सैटेलाइट से जो सर्वे किया गया है उसमें बताया गया है इससे भी लगभग 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस पे गांव आता है। तो वर्तमान में उस गांव को राजस्थान का सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग, सैटेलाइट सर्वे में राजस्थान का मध्यवर्ती गांव माना गया है गगराना को। तो एक कुछ साल पहले नागौर जिला कलेक्टर ने इसकी घोषणा की थी, राजस्थान का सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग मिड विलेज गगराना है। तो इसका मीनिंग है कि गगराना ऑप्शन नहीं आता तब तो अपने को आंसर क्या मानना है, लामपोलाई। लेकिन ये सैटेलाइट सर्वे वाला अगर ऑप्शन में आता है तो ज्यादा सटीक ही है, क्योंकि सैटेलाइट सर्वे है वो ज्यादा सटीक है। अब इसको भी कई बुक्स वालों ने क्या लिख दिया, गगराना को मकराना लिख दिया। क्यों? क्योंकि नागौर की तरफ जो प्रसिद्ध है वो क्या है, मकराना। हालांकि मकराना नागौर में नहीं है, डीडवाना कुचामन में आ गया आजकल, नए जिले बन गए हैं ना उसके बाद। और मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध मार्बल है वो कहाँ से उत्पादित होता है, इटली से होता है। कहाँ से होता है, इटली से। विश्व प्रसिद्ध सफेद मार्बल कहाँ से उत्पादित होता है, वो मकराना से होता है। तो हमारे यहाँ का वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस व्हाइट मार्बल प्रसिद्ध है। वर्ल्ड फेमस मार्बल व्हाइट से भी बढ़िया मार्बल होते हैं, वो इटालियन मार्बल होता है। जो कई बार कुछ बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, बड़े बिल्डर्स जो बनाते हैं वो कहते हैं इटालियन मार्बल लगा रहे हैं। तो इटालियन मार्बल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। राहुल गांधी जी के ननिहाल के मार्बल है, बहुत महंगा मार्बल है वो। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मिड विलेज, मध्य गांव। नेक्स्ट मिड विलेज। मिड विलेज के बाद में ये वाला जो डायग्राम है ये बना दीजिए। यानी ये जो आउटलाइन या जो बाउंड्री बनाई है ये तो हमने किसको इंडिकेट किया है, राजस्थान को। और इन लाइन से सेंटर पॉइंट निकाला है इसका मिड पॉइंट। तो ये मिड वाला जो पॉइंट है मिड विलेज के रूप में ये मध्य गांव। थैंक यू। तो मिड विलेज में स्थानीय प्लेस के तौर पे है इसमें लामपोलाई, जिसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, नागौर। मिड विलेज, तो मिड विलेज में स्थान लामपोलाई होता है, डिस्ट्रिक्ट उसका क्या होता है, नागौर। इसके बाद में नोट में एक लाइन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव, और आगे डेस करके लिख दो गगराना। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे मिड विलेज ऑफ राजस्थान इज गगराना। और जो गगराना लिखा उसके ब्रैकेट में जिला यही लिखना है जो पहले लिखा हुआ था, यानी वापस नागौर ही लिखना है। तो ये तो तय है कि राजस्थान के मिड में डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, नागौर ही आता है। लेटीट्यूड या अक्षांश में आपने एक लास्ट लाइन लिखी थी कि अक्षांश रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है,
जलवायु रेखाएं या क्लाइमेट लाइन के रूप में डिफाइन किया जाता है। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, तो देशांतर अपने को पता है कि पृथ्वी पे टोटल कितने देशांतर हैं, तो ये पूरा जो गोला है उस गोले में कितने अंश होते हैं, कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। गोले का मीनिंग एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360। तो कहा जाता है कि जो 1 डिग्री का जो गैप होता है, 0 से 1 पे आ गए तो 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 पे चले गए तो फिर 1 डिग्री का गैप। तो हर 1 डिग्री देशांतर पे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसकी वैल्यू मानी जाती है समय की 4 मिनट। ये पृथ्वी के ऊपर 1 डिग्री देशांतर क्रॉस होने का मीनिंग है 4 मिनट क्रॉस हो गई है, 4 मिनट चेंज हो गई है। और ऐसे पूरे 360 डिग्री चेंज हो जाती है। जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे हैं उसी स्थान पे सेम आने के लिए अपने को 24 घंटे चाहिए होते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे हो, फिक्स 24 घंटे बाद यही टाइम होगा, यही लोकेशन होगी। हालांकि हो सकता है घूमने की इच्छा हो कहीं और मिलो आप, लेकिन लोकेशन का मीनिंग पृथ्वी के उसी हिस्से में होगे जहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही हो। अगर वहीं पर हो तो सेम टाइम वही होगा, क्योंकि 360 डिग्री घूमने का मीनिंग है जैसे 1 डिग्री में कितनी वैल्यू चेंज हुई? 4 मिनट। तो 360 डिग्री घूमने पे कितनी वैल्यू चेंज होंगी? तो 4 से मल्टीपल करोगे आप, और टाइम आएगा 1440 मिनट। और 1440 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो घंटे आएंगे 24 घंटे, 24 आवर्स। तो इसका मीनिंग है कि 24 घंटे बाद सेम वही टाइम होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना टाइम चेंज होता है? 4 मिनट। तो अपन ये कह सकते हैं कि 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में टोटल पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 360। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 360 डिवाइड बाई 24 बराबर 15 डिग्री। ये डिवाइड करोगे निकल जाएंगे, मैंने तो क्या रट रखे हैं तो सीधे लिख देता हूँ मैं। मेरी गणित आप वाले से भी ज्यादा सुभान अल्लाह है। तो इसमें 1 घंटे का मीनिंग 15 डिग्री, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 15 डिग्री के अंदर टाइम की वैल्यू कितनी होती है? 1 घंटा। 1 घंटा या 60 मिनट होती है। और तो 1 डिग्री जब चेंज होगी तो कितना मिनट आएगा? तो 60 मिनट डिवाइड बाई 15, तो कितना टाइम आएगा? 4 मिनट। तो यही आपको पहले मैंने बताया था कि 1 डिग्री देशांतर चेंज होता है तो 4 मिनट आती है। अब इस 1 डिग्री देशांतर में 60 मिनट देशांतर होते हैं, यानी इसी डिग्री को अपनी ही वैल्यू में डिवाइड करना है, टाइम में नहीं। टाइम वाली वैल्यू तो अलग है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट देशांतर होते हैं? 60 मिनट। तो हम ये लिख सकते हैं कि 60 मिनट देशांतर बराबर 4 मिनट। या इस 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 4 मिनट मल्टीपल 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीपल कर लो इसे। तो फिर बाद में वैल्यू अगर हम 1 मिनट देशांतर की देखें कि 1 मिनट देशांतर की वैल्यू बताओ, तो 4 मल्टीपल 60 डिवाइड बाई 60। तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वैल्यू वापस वही आ रही है 4। बस इस बार आपने मिनट देशांतर की बात की है तो वैल्यू को 4 सेकंड बोलेंगे। और डिग्री में जब बात करोगे यानी इसकी बड़ी वैल्यू बात करोगे तो टाइम भी बड़ा होगा, 4 मिनट होगी। तो इसका मीनिंग है कि 1 डिग्री में टाइम, 1 डिग्री देशांतर में टाइम कितना होता है? 4 मिनट। और 1 मिनट देशांतर में टाइम कितना होता है? 4 सेकंड। अब ये भले ही अपने को निकालना आता हो नहीं निकालना आता हो, ये 2 पॉइंट है, रट लो इनको। निकालना आता हो तो ये तरीका मैंने बताया, इस तरीके से निकलता है। और सिर्फ 1-2 डेटा ही है, निकालना नहीं आता तो कोई जरूरी नहीं है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेंस में भी नहीं है। तो प्रीलिम्स में ऐसा है कि भाई आपको ठीक समझ में आती है तो निकाल लो बेटर तरीके से, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन में प्रयास करोगे तो हो सकता है 2-3 निकल जाए। बाकी तो इंजीनियरिंग वालों से या जिनके मैथ सब्जेक्ट है उनसे भी नहीं निकलते 2-3 क्वेश्चन, तो सबसे नहीं निकलते ऐसा नहीं है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलेंगे वो। तो ये है इसके अंदर जो राजस्थान का पूर्व और पश्चिम जो होता है। वैसे तो हमारा जो टाइम होता है भारत का स्टैंडर्ड टाइम होता है पूरे भारत का एक ही समय है, क्योंकि हमारी मानक समय रेखा एक ही है, जो इंडिया के लगभग हमने मिड में मान रखी है। जैसे भारत का विस्तार है 678 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। इनका लगभग आप मिड निकालोगे तो मिड इनका यही निकलेगा, लगभग 82.5 डिग्री।
82.82 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितना है 68 डिग्री और 97 डिग्री में लगभग 29 डिग्री का गैप है। कितने डिग्री का? और 29 डिग्री का आधा करो कितना होता है? 14.5 डिग्री। तो 14.5 डिग्री लगभग इसमें ऐड कर लो, कितना आएगा? 82.5 डिग्री। या इसमें से लगभग 14.5 डिग्री इसमें से लगभग घटा लो, तो अप्रोक्सीमेट इसके आसपास ही आएगा। तो इसका मीनिंग है कि लगभग जो मिड इन दोनों वैल्यू के बीच में मिड है वो भारत का मानक समय है। तो मानक समय रेखा हमारी एक ही है, तो टाइम तो हमारा एक ही रहता है। जैसे राजस्थान में सुबह 6 बजे धौलपुर में सूर्य उदय हुआ है, तो जैसलमेर में क्या टाइम है उस समय? सेम ही टाइम है, 6 बजे। तो कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि धौलपुर वाला जैसलमेर वाले को कहता है तुम्हारा टाइम कितना पीछे है या कितना आगे है, तो सेम टाइम होता है। कारण ये है क्योंकि भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन मानक समय रेखा भारत की एक ही है। एक से अधिक मानक समय रेखाएं होती है तो टाइम चेंज होता है। तो इसका मीनिंग टाइम एक ही रहेगा, फर्क रहेगा सनराइज और सनसेट का। क्योंकि जिस समय धौलपुर में सूर्य उदय है उस समय 78 डिग्री 17 मिनट पे सूर्य है, जबकि कटरा जैसलमेर में सूर्य उदय नहीं हुआ है। क्योंकि इस समय पृथ्वी की स्थिति ये है, धौलपुर सामने है, धीरे धीरे पश्चिमी भाग सामने आएगा। तो पश्चिमी भाग सामने आएगा कितने डिग्री के बाद? 8 डिग्री और 47 मिनट के बाद कटरा सामने आएगा। तो 1 डिग्री में कितना टाइम चेंज होता है? 4 मिनट। तो कितने मिनट का फर्क पड़ेगा? 32 मिनट। और अभी तो मिनट और बची हुई है ना, इनको 4 सेकंड से गुणा करेंगे, इसमें 188 सेकंड आएंगे, इनको मल्टीपल करोगे तब 188 सेकंड की क्या मिनट बना सकते हैं? तो 60 सेकंड में 1 मिनट, 120 में 2 मिनट, 180 में, तो इसमें 3 मिनट और 8 सेकंड की वैल्यू बनेगी यहाँ। तो इसका मीनिंग 32 मिनट ऑलरेडी हमारे पास पहले थी और 3 मिनट ये आ गई, तो लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड, यानी मोटा मोटा देखें तो अप्रोक्सीमेट 35 मिनट का गैप होता है। तो इसका मीनिंग है सुबह 6 बजे सूर्य उदय अगर धौलपुर में होता है, सिलाना में होता है, तो वही सूर्य उदय कटरा में होने में 6:35 ये टाइम लगेगा। तो इसका मीनिंग धौलपुर हमेशा अपने 35 मिनट सनराइज में क्या रहता है, आगे होता है, और ये 35 मिनट। तो अपने सनराइज और सनसेट में फर्क होता है, टाइम हमारा सेम ही होता है। जब 6 बजे यहाँ है तो 6 बजे यहाँ यहाँ पे भी टाइम सेम ही होगा, लेकिन यहाँ सनराइज नहीं होता है। सनराइज होने में 35 मिनट लगेंगे। तो एग्जाम में टाइम का गैप नहीं पूछता अपने से, यहाँ राजस्थान में अपने से सनराइज और सनसेट के बारे में पूछता है कि धौलपुर के सिलाना में सूर्योदय इतने बजे हुआ है, तो कटरा में सूर्योदय कितने बजे, तो हमें 35 मिनट बाद काउंट करना है। धौलपुर में सूर्यास्त 7 बजे हुआ है, शाम को 7 बजे सूर्यास्त हुआ है, तो जैसलमेर में कितने बजे होगा? 7:35, 35 मिनट बाद होगा। क्योंकि राजस्थान में पहला सनराइज कौन देखता है? धौलपुर। और पहला सनसेट भी कौन देखता है? क्योंकि जो सूर्य के सामने पहले आया है वो पहले आगे निकल जाएगा, और बाद में जहाँ सनराइज हुआ है वहां सनसेट भी बाद में होगा। तो राजस्थान का पहला सूर्योदय और पहला सूर्यास्त कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर। और अंतिम सूर्योदय और अंतिम सूर्यास्त वो होता है जैसलमेर के अंदर। लास्ट सनराइज एंड लास्ट सनसेट, और दोनों में गैप टाइम का लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड। तो अक्षांश में जैसे कि आपने लास्ट में लिखा था ना, अक्षांश रेखाओं को हम जलवायु रेखाएं कहते हैं, तो इसमें लिख दो देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखाएं कहा जाता है। longitude lines are known as timeline and date lines। देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। longitude lines are known as timeline and date lines। टाइमलाइन एंड डेट लाइन्स, डेट मत लिख देना, डेट है। अब टाइमलाइन में इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो अभी आपको बताया था कि वैल्यू 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, 1 डिग्री जो देशांतर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 मिनट।
ये भी मैंने निकाल के बताया था किस तरीके से, कि जैसे पूरी पृथ्वी घूमती है तो 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं, और फिर 360 डिवाइड बाई 24 किया था तो अपन ने लगभग 15 डिग्री, कि 15 डिग्री है तो 1 घंटा चेंज होगा। 1 घंटे का मीनिंग है 60 मिनट, और 1 डिग्री की बात करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 15, तो टाइम कितना आ जाएगा, 4 मिनट। तो उस तरीके से टाइम निकाल के भी बताया था। और निकालने वाला समझ में नहीं आए तो रट लो कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट। टाइम कभी अक्षांश नहीं बता पाएंगे, और इसी वैल्यू को अगर छोटे में बताएं, डिग्री में नहीं बताया कि 1 मिनट लॉन्गिट्यूड, तो वैल्यू तो ऊपर वाली लिखनी है 4, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी, सेकंड में लिखना है फिर। तो ये जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख दो इस तरीके से। ये जो टाइम का गैप जो होता है देशांतरों में, वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट, एंड 1 मिनट लॉन्गिट्यूड, ये जो ऊपर कोमा ये मिनट को इंडिकेट करता है, तो 1 मिनट लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 सेकेंड। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, और 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकेंड। नीचे वाली वैल्यू को कभी भी सीधा नहीं बोलना है। जैसे यहाँ बोलते हैं ना 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो यहाँ ये नहीं बोल देना कि 1 मिनट बराबर 4 सेकेंड। घर वाले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। इसको घर से भेजा था तब तो बताया था कि बेटा 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। अब स्प्रिंग बोर्ड से आया है, उसके बाद से ये क्या कहते हैं कि 1 मिनट बराबर है 4 सेकेंड। तो ये 1 मिनट समय नहीं है, ये 1 मिनट लॉन्गिट्यूड वैल्यू है। तो ये 1 मिनट देशांतर जरूर बोलना है इसके साथ, अदरवाइज बाद में यूनिट गलत मानी जाएगी, क्योंकि 1 मिनट का जनरली मीनिंग हम समय मानते हैं। तो ये 1 मिनट लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 सेकेंड, इसका मीनिंग ये लिखना जरूरी होता है। तो अब अपने पास से टाइम को निकालने के लिए वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू तो हमारा पॉइंट फर्स्ट है, वो बता रहा है कितनी, कितना गैप या कितनी वैल्यू है अपने पास। तो राजस्थान के ईस्ट टू वेस्ट के बीच में कितने देशांतरों का गैप है, 8 डिग्री 47 मिनट, ये गैप है अपने पास। तो इस गैप को, जो डिग्री वाला गैप है, इसको तो 4 मिनट से मल्टीपल कर लो, और ये 47 मिनट वाला है, इसको 4 सेकेंड से मल्टीपल कर लो। तो 4 मिनट की वैल्यू तो कितनी आ रही थी, 32 मिनट, इससे मल्टीपल किया था, और इससे मल्टीपल किया था तो 188 सेकेंड, जिसको फिर अपन ने मिनट में कन्वर्ट किया तो 3 मिनट और 8 सेकेंड। इसका मीनिंग है कि ये वैल्यू बन रही थी 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो राजस्थान के पूर्व का मीनिंग क्या है, धौलपुर। एवं राजस्थान के पश्चिम, पश्चिम का मीनिंग है जैसलमेर। में समय का अंतराल या सनराइज और सनसेट का अंतराल, सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतराल 35 मिनट, 35 मिनट 8 सेकेंड, ये टाइम की वैल्यू है। तो इनको ऐसे लिखना, वो डिग्री और वैसे सेकंड, ये मिनट सेकंड उस वैल्यू में नहीं लिखना, यूनिट जैसी है वैसी एज इट इज लिखना। तो ये लास्ट में ये एक लाइन लिख दीजिए इसमें। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज बताने के बाद में उसके जस्ट नीचे राजस्थान के पूर्व ब्रैकेट में लिखना धौलपुर, या चाहे धौलपुर बाहर लिख दो, पूर्व ब्रैकेट में लिख दो। राजस्थान के पूर्व ब्रैकेट में धौलपुर, एवं पश्चिम ब्रैकेट में जैसलमेर। में सूर्योदय या सूर्यास्त का अंतराल, में सूर्योदय या सूर्यास्त का अंतराल कितना अंतराल है, वो वैल्यू 35 मिनट 8 सेकेंड। सनराइज और सनसेट, इंग्लिश में लिखिए सनराइज और सनसेट। गैप बिटवीन धौलपुर, ब्रैकेट में लिख दो ईस्ट,
एंड जैसलमेर, ब्रैकेट में लिख दीजिए वेस्ट। सनराइज और सनसेट गैप बिटवीन धौलपुर, धौलपुर ब्रैकेट में लिखे ईस्ट। राजस्थान में रट लीजिए कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम में सूर्योदय सूर्यास्त का अंतराल कितना होता है, लगभग 35 मिनट। पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे तो उन पुराने क्वेश्चन पेपर में एक वैल्यू दी हुई है आपके कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय या सूर्यास्त का जो अंतराल है वो कितना है। तो ऑप्शन दिया गया था 36 मिनट, 38 मिनट, 40 मिनट और 42 मिनट। आंसर क्या होगा? 36 मिनट। फिर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग अधिकांश बुक ने लिख दिया कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतराल कितना है, 36 मिनट, ताकि उन बुक्स को पढ़ते टाइम ये फील आए कि हाँ एग्जाम में यहीं से उठ के आया था, जबकि उन्होंने लिखा है एग्जाम में आने के बाद। अब 36 भी ऑप्शन में आ गया और नेक्स्ट टाइम आपके 35 भी एग्जाम में ऑप्शन में आ गया, तो ज्यादा परफेक्ट डेटा क्या है? क्योंकि वैल्यू 35 मिनट और सिर्फ 8 सेकेंड है। ये सेकंड अगर 30 हो जाता तो हम इसको राउंड फिगर कितना लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 30 मिनट हाफ या हाफ से ऊपर निकलते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू काउंट करते हैं। जैसे राजस्थान लगभग कितने अक्षांशों में है? राजस्थान लगभग 60 डिग्री में है, 8 डिग्री में है, 9 डिग्री में है या लगभग 10 डिग्री में। तो लगभग राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों में आता है? तो ए आंसर 60 डिग्री। किस किस का आंसर है 60 डिग्री? राजस्थान लगभग कितने अक्षांश, अक्षांश ये थे जो हमने कल पढ़े थे, 23 डिग्री और 3 मिनट से लेके और 23 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान में टोटल कितने अक्षांश थे? तो इसमें अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? ए आंसर 7, बी आंसर 8, सी आंसर और डी आंसर। वैल्यू कितनी थी? 60 डिग्री और 9 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने कितने मिनट देशा अक्षांश या देशांतर हो सकते हैं? 60। तो इसका मीनिंग क्या आगे वाली वैल्यू 30 तक है? नहीं है, तो राउंड फिगर 7 ही मानेंगे अपन। ये वैल्यू अगर 30 मिनट या उससे ऊपर चली जाती तो फिर हम उसको 8 में कन्वर्ट कर लेते। जैसे देशांतरों का गैप कितना है राजस्थान में? 8 डिग्री और 47 मिनट। तो राजस्थान लगभग कितने देशांतरों में है? आंसर रहेगा 9। या तो फिक्स डेटा होना चाहिए 8 डिग्री 47 मिनट, तब तो आंसर ये है। और राउंड फिगर में आंसर है तो फिर बाद में किसको लिया जाएगा? 9 डिग्री को लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 डिग्री और 30 मिनट से ऊपर का डेटा आ गया है। तो इसका मीनिंग इसको राउंड फिगर या राउंड ऑफ 9 में करेंगे इसको। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज अपना होना चाहिए, हालांकि 9 10th में सिखा देते हैं। तो ये हाफ वैल्यू होती है हाफ तक, उसके बाद में नेक्स्ट जो संख्या होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हाफ तक कन्वर्ट हो जाए तो। तो ये दोनों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए राजस्थान में। राजस्थान में अक्षांश कंप्लीट हो चुका है, अक्षांश के बाद में देशांतर। अक्षांश के लास्ट में वैल्यू क्या बताई थी कि इनको क्लाइमेट लाइन के रूप में डिफाइन करते हैं, और देशांतर रेखाओं को लास्ट में टाइम एंड डेट, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है टाइम के साथ क्या चेंज होती है, इस कारण इनको टाइम लाइन भी बोलते हैं और डेट लाइन भी कहा जाता है, तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया अपना, कौन सा? लोकेशन वाला पार्ट। अब चैप्टर का सेकंड पार्ट बचा हुआ है, राजस्थान का विस्तार। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में डिवाइडेशन आपने लिखा हुआ है कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एक तो लोकेशन, अक्षांश और देशांतर। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा राजस्थान का विस्तार। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का विस्तार।
अब ये जो सेकंड पॉइंट आपने लिखा है राजस्थान का विस्तार, इसमें 3 पॉइंट अपने को कवर करने हैं। एक तो एरिया वाला पार्ट, यानी क्षेत्रफल को लेके बात करेंगे। राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी आकृतियां भी हैं, उनकी आकृतियों को लेके बात करेंगे, जिसमें एक खुद राजस्थान है उसके आकृति की बात भी करेंगे। और आकृति के चारों ओर का जो हिस्सा होता है वो उसकी बाउंड्री होती है। तो राजस्थान के लास्ट में बात करेंगे बाउंड्रीज की, सीमाओं की बात। इसमें जो सीमाएं हैं, तो सीमाएं अपने दो प्रकार की हैं, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री और एक इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फर्स्ट हेडिंग में रहेगा अपना, इसको पूरा नाम लिखेंगे एरिया ऑफ राजस्थान, क्योंकि हम इसको, इस पॉइंट को किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, राजस्थान के अकॉर्डिंग। तो पहले राजस्थान का एरिया, उसके बाद में राजस्थान के बड़े और छोटे जिलों का एरिया, और फिर उसमें राजस्थान के एरिया को हम वर्ल्ड वाइड, यानी वैश्विक जो टोटल क्षेत्रफल है विश्व का, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया विश्व का, उस ज्योग्राफिकल एरिया में राजस्थान का जो एरिया है वो कितना परसेंट, यानी फिर हम विश्व से तुलना करवाएंगे। तो एक तो राजस्थान का क्षेत्रफल, उसके बड़े छोटे जिले, फिर उसके विश्व से तुलना। तो इसमें ये 2-3 कंपैरिजन हम करेंगे इसमें। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें तीनों पॉइंट लिखने के बाद फर्स्ट में लिखेगा एरिया ऑफ राजस्थान। इसमें एरिया, एरिया के बाद में आकृति, और लास्ट में बात करेंगे हम सीमा या बाउंड्रीज के ऊपर। तीनों लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग रहेगा अपना एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल। एरिया राजस्थान का शेप, शेप के बाद में इसके बाउंड्रीज या सीमाएं। अब इसमें फर्स्ट है एरिया, एरिया ऑफ राजस्थान। तो एरिया ऑफ राजस्थान में एक यूनिट तो वर्ग किलोमीटर, एक यूनिट माइल स्क्वायर। बड़ी इकाई कौन सी है, माइल स्क्वायर बड़ी इकाई होती है, वर्ग किलोमीटर ये छोटी इकाई होती है। तो इसमें वैल्यू बड़ी लिखी जाएगी 3,42,239। अब क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आपके राजस्थान है सिलेबस में, ज़्यादातर एग्जाम सब राजस्थान के देते हैं और उसमें सिलेबस में है, इस कारण ये डेटा बार बार पढ़ा जाता है। तो ये तो रटा जाएगा आपके, ऐसा रटा जाएगा। एक बार तो आपसे पूछा है भारत का क्षेत्रफल बताओ, तो एक बार तो यही बताते हो आप, 3,42,000। फिर दूसरी बार जोर दे के पूछे नहीं भारत का बताओ, तब समझ में आता है अच्छा जो मैंने रट रखा है वो राजस्थान का है। तो बाद में माइल स्क्वायर में इसी डेटा को अगर हम बोलेंगे तो माइल स्क्वायर में डेटा छोटा लिखा जाता है, 132, 139, 132, 139 माइल स्क्वायर या वर्ग मील। तो माइल स्क्वायर में इसलिए बड़ा होता है, जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ से लेके, ये तो क्या है एरिया है, मैं सिर्फ डिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ, दूरी पे बात कर रहा हूँ। तो दूरी में आपके ये स्क्वायर, ये वर्ग वाली ये यूनिट्स नहीं लगती, डायरेक्ट किलोमीटर ही बोला जाता है। जैसे यहाँ से लेके रिद्धि सिद्धि तक अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो मैंने 1 किलोमीटर बोला, आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर 1,000 मीटर है, तो इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,000 मीटर। मीटर में आपको 1000 क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट है तो आपको 1000 तक बोलना पड़ा है। और उसी को जैसे ही आपने किलोमीटर बोला तो एक बोलने से काम चल गया अपना। तो सेम वैसे ही अगर माइल में आपने बोला तो डेटा छोटा लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू है, इस कारण छोटी संख्या लिखने से भी इसके बराबर है। तो वर्ग मील में थोड़ी यूनिट बड़ी बतानी होगी, तो दोनों वैल्यूज इसमें लिख दो। कई बार माइल स्क्वायर में डेटा आते हैं, वर्ग मील में आते हैं, कई बार वर्ग किलोमीटर में आते हैं। तो एरिया ऑफ राजस्थान एक तरफ
वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर? किलोमीटर स्क्वायर, या इससे पहले दो ऊपर नहीं लिखो तो इससे पहले लिख दो वर्ग किलोमीटर, मीनिंग है कि किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है माइल स्क्वायर या वर्ग मील। तो नेक्स्ट वाले डेटा को आप 1,32,139 उस तरीके से नहीं पढ़ के दो डेटा रटो, 132 139, उससे जल्दी याद हो। 1,32 से 1,39 और एक एक डिजिट याद करना स्टार्ट कर दिया, जैसे 1,32,139, तो बाद में हर वैल्यू आपको रटनी पड़ रही है। आप सिर्फ दो काउंटिंग याद रखा करो, एक 32 और एक उसी लाइन का 139, 132 और 139। अब इस एरिया को लेके अपना राजस्थान का अपना एक स्टेटस है कि भारत के पास टोटल जितना भी एरिया है, उस एरिया में से राजस्थान के पास जो एरिया है, यानी जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इस एरिया की वैल्यू इंडिया के टोटल एरिया में 10.41%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 10% से भी बड़ा राजस्थान है। और राजस्थान के इक्वल कोई भी अदर स्टेट नहीं है। इसका मीनिंग एरिया वाइज हमारी देश में रैंक कौन सी है? फर्स्ट है। भले ही जनसंख्या में हमारा 8वां स्थान है, राजस्थान वाले प्रयास तो कर रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन अभी तक कितने कौन से पे हैं? 8वें पे। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको डिफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, और अच्छी बात है नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ठीक है, खुले खुले रह रहे हैं। तो एरिया वाइज हमारी रैंक भारत में फर्स्ट। क्या ये हमेशा से फर्स्ट थी? तो ये रैंक हमारी फर्स्ट आई है। हमसे बड़ा मध्य प्रदेश था पहले। मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ, अलग हुआ, और वो अलग किस दिन हुआ? 1 नवंबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ का बनने का मीनिंग है राजस्थान का सबसे बड़ा बनना, या मध्य प्रदेश का डिवाइड होने का मीनिंग है राजस्थान का सबसे बड़ा बनना। तो जिस दिन से एमपी डिवाइड हुआ है या छत्तीसगढ़ बना है, उसी दिन से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट बन गया, 1 नवंबर 2000 से। क्योंकि राजस्थान का एरिया है वो 1 नवंबर 1956 के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। राजस्थान का यूनिफिकेशन या एकीकरण जो हुआ था, 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक चीफ सेफ एरिया अपना अजमेर, ये सब मर्ज होने के बाद में हमारे पास जो एरिया आया था इस दिन, उस दिन के बाद में ना तो हमने किसी से कुछ लिया है, ना किसी को कुछ दिया। तो रैंक हमारी उस समय नहीं थी, आज आ गई, फर्स्ट रैंक आ गई। तो कारण ये है कि कोई बाजरा खा खा के हम फैल तो गए नहीं राजस्थान वाले। तो मीनिंग है कि उसमें कुछ ना कुछ जो बड़े स्टेट थे वो टाइम टू टाइम डिवाइड होते चले गए। क्योंकि अपने सदन में जो एक स्टेट था, यह था बॉम्बे स्टेट। राजस्थान की सीमा से लेके गोवा की सीमा तक पूरा ये बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे प्रांत, जो 1960 में जाके फैजल अली आयोग की रिपोर्ट के तहत बाद में, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों को डिवाइड किया गया था, तो जहाँ गुजराती बोली जाती वो गुजरात बन गया, और जहाँ मराठी बोली जाती थी, जो कि फर्स्ट में 1960 1 मई 1960 को डिवाइड हो गया था। तो इसका मीनिंग जो सबसे बड़ा था वो छोटा हो गया फिर, और फिर बाद में बड़ा बना भारत के मध्य में जो प्रांत या स्टेट था, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आ गया, और उस समय राजस्थान सेकंड पे आ गया था। और फिर उस सेकंड से और फर्स्ट तक पहुंचने में हमें 40 साल लगे, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कब एमपी डिवाइड हो। और जिस दिन एमपी डिवाइड हुआ हम सेकंड से, और एमपी सेकंड पे आ गया फिर। तो इस एरिया की अपनी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है वो जस्ट नीचे नोट में एक दो लाइनें लिखे। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41%। ये इतने इजी क्वेश्चन भी आरएस में पूछे जाते हैं। आरएस 2016 में पूछा गया था कि इंडिया के टोटल एरिया में राजस्थान अपना कितना कॉपरेशन या कितना योगदान या सहयोग करता है? 10.41%। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान इन टोटल एरिया ऑफ कंट्री, द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान इन टोटल एरिया ऑफ कंट्री is 10.41%।
द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान स्टेट इन टोटल एरिया ऑफ कंट्री, इन टोटल एरिया ऑफ कंट्री, और आगे डेस्क करके लिख दो 10.41%। तो योगदान तो हमारा इतना है पूरे देश में। फिर इस योगदान के अकॉर्डिंग नीचे एक स्टेटमेंट और लिखिएगा। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान। रैंक ऑफ राजस्थान स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इन कंट्री, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इन कंट्री, और आगे डेस करके लिख दो फर्स्ट। रैंक ऑफ राजस्थान स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इन कंट्री, इसमें लिख दीजिए फर्स्ट। अब ये फर्स्ट कब से है तो ब्रैकेट में वो डेट लिख दो 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आई कि राजस्थान एकीकरण के समय से सबसे बड़ा राज्य है तो स्टेटमेंट गलत है। कि हमारी ये रैंक कब से सबसे बड़ी है 1 नवंबर 2000 से, और एकीकरण आपके टॉपिक अलग से दिया हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, उसमें पढ़ोगे आप एकीकरण कब कंप्लीट हो गया था। तो ये अपने लिए 1 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट डे है। इसी दिन तो राजस्थान बना था, 1956 में कंप्लीट हो गया था, और इसी दिन सबसे बड़ा भी बना है, इसी दिन यानी 1 नवंबर। लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है, ये 2000। तो दोनों के ईयर में फर्क होता है बस, बाकी डेट सेम ही दिन। तो इसका मीनिंग 1 नवंबर अपने लिए ज्यादा लकी है कि इसी दिन कंप्लीट राजस्थान बना था और इसी दिन राजस्थान लार्जेस्ट भी बना है, सबसे बड़ा स्टेट भी बना है। तो ये वाला पार्ट अपना क्षेत्रफल वाला जो एरिया है, सॉरी जो एरिया है क्षेत्रफल को लेके जो इंडिया से कंपैरिजन है वो तो अपना कंप्लीट हो गया। कि पूरे देश में हमारा जो योगदान है वो 10.41% है इंडिया के टोटल एरिया में, और इस एरिया वाइज हमारी जो रैंक है वो कौन सी है, वो फर्स्ट है। अब हम राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से एक तरफ तो हम देखें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट या बड़े जिले, और एक तरफ देखें छोटे जिले। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब जो बड़े जिले हैं उन बड़े जिलों के अंदर अपन जनरली एक ट्रिक यूज करते हैं, जो घर में देखते हैं कि जो बड़े हैं उनकी शादियां पहले होती हैं, जनरली पहले होती हैं, जरूरी नहीं होता हमेशा पहले हो, और शादियां पहले होती हैं वो बराबर बोल रहे होते हैं JBB जे, बोलना भी पड़ेगा अगर घर चलाना है तो JBB जे। और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं छोटे जिले हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा ये, और जो छोटे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई उनके पास अपना फोन है और उसके अंदर व्हाट्सएप है, और वो अपनी DP बार बार चेंज कर रहे होते हैं, सुबह के अलग, दोपहर के अलग, शाम के अलग। सामने कोई ना कोई होता है DP चेंज करो ना, तो सुबह की DP अलग होती है, दोपहर की अलग, शाम के अलग। कितनी DP? ट्रिपल DP। तो ये राजस्थान के स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अभी जो नए जिले बने उनके एरिया अभी तक नहीं आए, क्योंकि उनकी बाउंड्री है जो सीमांकन तय नहीं हुआ है। जिले तो बन चुके हैं, इस कारण अभी तक अपने पास रिकॉर्ड वही है पुराने वाले जिलों का। अब ये जिले जितने डिस्टेंस, सॉरी जितनी लाइंस में आप लिखोगे, यानी 3-4 लाइन में लिख लोगे, उतना ही गैप थोड़ा आप यहाँ छोड़ देना, क्योंकि जैसे ही नए जिलों के एरिया आएंगे तो थोड़े बहुत इसमें चेंजेस होंगे।
तो यहाँ से अपन नोट्स को थोड़ा बहुत अपडेट टाइम के साथ करना पड़ेगा अपने। तो इसमें जो लास्ट में आपने इंडिया वाला जो लिखा था ना 2 लाइनें कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है 10.41 और अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज रैंक ऑफ राजस्थान स्टेट फर्स्ट। उसके बाद में एक लाइन का गैप छोड़ के फिर लिखो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इन राजस्थान स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से और आगे डैश करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तरफ बड़े जिले और एक तरफ छोटे जिले यानी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रिक्स में अपने याद किया JBBJ, जे यानी जैसलमेर, बी और बी में पहला बी कौन है, फर्स्ट बी बीकानेर। कुछ समय पहले तक यानी लगभग 5-6 साल पहले तक जब सैटेलाइट सर्वे इतने नहीं थे तब तक बाड़मेर बड़ा था। पुरानी बुक्स में आज भी आपके बाड़मेर लिखा हुआ है, लेकिन नए गवर्नमेंट डेटा जहाँ पे भी दिए हुए हैं उसमें दोनों बी और बी में बाड़मेर बड़ा नहीं हो के बी बड़ा कौन है, बीकानेर। देन इसका मीनिंग ये बीकानेर है तो दूसरा बी कौन है, ये बाड़मेर है। फिर तो पहला बी बीकानेर लेना है, देन जो बी बच गया वो डेजर्ट एरिया में कौन सा है, बाड़मेर। फिर जो नेक्स्ट जो जे है वो कौन है, जोधपुर। उसके बाद में जो ट्रिक्स में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके उसमें जैसलमेर के बिल्कुल अपोजिट कौन आता है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला आता है धौलपुर। तो ये एरिया वाइज भी अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज भी अपोजिट। राजस्थान जैसलमेर पश्चिम है तो ये पूर्व है, जैसलमेर बड़ा है तो ये छोटा है। फिर धौलपुर के पास एक डी और आता है जो जयपुर के निकट है, दौसा। फिर जो लास्ट वाले जो डीपी है ये ट्राइबल एरिया है अपना। तो राजस्थान में ट्राइबल एरिया सदन में होता है, दक्षिण में होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो डी और पी कौन हो गया वहाँ, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। गलती से पाली मत लिख देना, पाली बड़ा जिला है। तो ये डी ट्राइबल एरिया वाला डी है, ट्राइबल एरिया में डी डूंगरपुर और पी से कौन रहेगा, प्रतापगढ़। तो ये राजस्थान के पहले वाले जो 2 डी हैं ये ईस्ट वाले हैं और ये बाद वाले दो दो डी और पी हैं वो ट्राइबल एरिया वाले हैं। तो इनके आगे डिस्ट्रिक्ट में एरिया अपन इसलिए मेंशन नहीं कर रहे अब क्योंकि जैसलमेर में भी कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि जैसलमेर का थोड़ा बहुत हिस्सा है फलोदी में मर्ज किया गया है। तो कितना किया गया है ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, जैसलमेर का एरिया कितना बचा है। कहीं पहले 38,401 वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान के टोटल एरिया में जैसलमेर अकेला 10% से भी बड़ा है, अकेला जिला 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसे अपन यहाँ धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, डूंगरपुर का एरिया जो पड़ रहे होते हैं लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर। इसके आसपास क्षेत्रफल होता है अपने गोवा का क्षेत्रफल। अपना राजस्थान का तीसरा छोटा जिला है वो गोवा के लगभग बराबर है। तो जैसलमेर में कितने गोवा बसा सकते हैं, 10 गोवा जैसे स्टेट आ जाएं अपने। अकेला जैसलमेर 10 गोवा राज्यों को शामिल कर सकता है अपने अंदर। क्योंकि जैसलमेर वालों से जब जमीन पूछते हैं तो उस जमीन से ही आइडिया लग जाता है। और एक पूर्वी राजस्थान में पूछते हैं तो उनके होते हैं 5 बीघा, 10 बीघा, 17 बीघा। और जैसलमेर से कौन है आप में से, जमीन का पता है कितनी है घर पे, 100 बीघा। यहाँ 100 बड़ी सामान्य सी बातें हैं, जैसलमेर में 500 बीघा। जयपुर के आसपास किसी के पास हो तो 3 दिन तो नाम नहीं बताए, वो यही बताए 500 बीघा है अपनी। आप पूछो और बार बार वो जमीन की बातें करेगा कि 500 बीघा है अपने पास। और जैसलमेर वाले बेचारे 500 बीघा होते हैं और शांति से बैठे रहते हैं क्योंकि ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि लैंड फर्टाइल। लेकिन अब है क्योंकि अब सोलर प्रोजेक्ट आ गए, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट आ गए और किसान समझदार हो गए। जमीन को बेचता नहीं, अब लीज पे देता है कि जिस कंपनी को चाहिए किराए पे लो, बेचेंगे नहीं। तो अब धीरे धीरे अवेयर हो गए हैं लोग। बाकी और जैसलमेर के कौन कौन थे और कितने बीघा, 200 250, मीनिंग 150 तो यूं बताते हैं आगे पीछे।
और अपने इधर में देख देख के बल्कि कि हमारे वाले 7.5 बीघा सर। तो पूर्वी राजस्थान इतनी होती है, पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में एरिया 61% एरिया राजस्थान का जोग्राफिकल एरिया, डेजर्ट का एरिया, उसमें जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? 40%। तो इसका मीनिंग एरिया के अकॉर्डिंग जनसंख्या बहुत कम है। जबकि पूर्वी राजस्थान में आप आओगे मैदानी भाग में, एरिया कितना है मैदान के पास? 23%। और लोग कितने हैं उनके पास है? 39%। तो एरिया से ज्यादा जनसंख्या है, और जहाँ एरिया से ज्यादा जनसंख्या होती है वहां लोगों के पास जमीनें कम होती है, तो डिवाइडेशन ज्यादा हो गया वहां जमीनों का। तो इन जिलों के जो व्यक्ति हैं उनके पास जनरली जमीनें, अब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास ज्यादा है, लेकिन सामान्यतः जमीनें खूब होती हैं। तो ये समझ में आ गया राजस्थान के बड़े और छोटे जिले। इनके जस्ट नीचे यहाँ साइड में लिख देना अपडेट, अपडेट न्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी जो नए जिले उनके बाद उनके अकॉर्डिंग बाद में लिखेंगे अपन, तो नए जिलों के अभी तक एरिया मेंशन किए नहीं है, सीमाएं तय नहीं हुई हैं अभी तक। और अभी जो 3-4 लाइनों में आपने लिखे हैं, लगभग इतनी लाइनें और नीचे खाली छोड़ दो, लगभग 5 से 6 लाइनें खाली छोड़ दीजिए, ताकि बार बार हम ये कहें कि अब नए डेटा अपडेट हो गए, ये बुक खरीदो तो मत खरीदना। तो ये जब भी डेटा आए तो उसमें से देख के और बुक में से फोटो खींच लाना और लिख लेना। भाई इकोनॉमिकली आपके ऊपर प्रेशर नहीं हो, इसके लिए जगह छोड़ के चलो। और जिनको ये लगता है कि नहीं सर समय के साथ एक किताब तो ले ही लेंगे, तब चाहे गैप भले ही मत छोड़ो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ से अपडेट करना है डेटा। तो ये 2 पार्ट तो हो गए अपने, एक तो इंडिया के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कंप्लीट हो गया, और एक राजस्थान के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। इंडिया के अकॉर्डिंग तो ये था कि इंडिया में हम 10.41% हैं, और एरिया वाइज हमारी रैंक कौन सी है? फर्स्ट। राजस्थान के अकॉर्डिंग ये था कि हमारे जो बड़े हैं वो JBBJ, और छोटे लगे हुए अपने DDP में। फिर है वो राजस्थान की जो तुलना है अपने विश्व से अगर हम करें, ये शब्द जो विश्व शब्द यूज करते हैं अपन, ये किस सेंस में करते हैं हम? क्या ये विश्व संपूर्ण पृथ्वी होता है क्या, या ये विश्व सिर्फ पृथ्वी का कॉन्टिनेंटल हिस्सा होता है, महाद्वीपीय भाग होता है, या क्या ये विश्व समुद्री भाग या महासागरीय भाग ओशियनिक पार्ट होता है, या इन दोनों को मिला के यानी संपूर्ण पृथ्वी को विश्व कहा जाता है? तो ऑप्शन है कि पृथ्वी को कहा जाता है, ओनली कॉन्टिनेंटल एरिया को कहा जाता है, ओनली ओशियनिक पार्ट को कहा जाता है, डी है कि उपरोक्त में से किसी को नहीं, या हमें नहीं पता क्या है। डी पॉइंट, डी तो होगा ही होगा, कईयों का होगा। बाकी संपूर्ण पृथ्वी क्या विश्व है? ए आंसर। वर्ड का ये विश्व का मीनिंग क्या है? संपूर्ण पृथ्वी। ए आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वेरी गुड। बी आंसर, महाद्वीपीय भाग। सी आंसर, और डी आंसर। तो इसका मीनिंग अधिकांश को नहीं पता था। इसमें सिर्फ कौन सा हिस्सा काउंट होता है? महाद्वीपीय भाग काउंट होता है, सिर्फ कॉन्टिनेंटल एरिया काउंट होता है। जैसे अपनी संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो होता है इतना करोड़। कितना करोड़? इतना करोड़, 51 करोड़। ये वैल्यू कितने देख लें, शायद 51 करोड़ ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें जो 29% हिस्सा है, तो इसका अप्रोक्सीमेट 29% का मीनिंग हम मान लें लगभग 15 पॉइंट कुछ करोड़ आएगा इसमें, अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ के आसपास। क्योंकि अगर 50 मानते हैं तो 50 मानने पर फिक्स 5 जो 10% होता है वो लगभग 5 करोड़ होता है। तो लगभग ये 51 है, तो 15 पॉइंट कुछ डेटा इसमें आएगा, तो लगभग 15 करोड़ हिस्सा पृथ्वी के पास है, सॉरी कॉन्टिनेंट्स के पास है। जबकि जो 79% हिस्सा है, लगभग 16 करोड़ के आसपास का जो हिस्सा है वो महासागरों के पास है। तो ये जो महाद्वीपीय भाग है 15 करोड़,
इसको अगर हम इंडिया के क्षेत्रफल से देखें तो भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कम है काफी, 3,42,239। तो ये संपूर्ण भारत है। संपूर्ण भारत कहा जाता है कि अगर ये 15 करोड़ पूरे महाद्वीप है, 15 करोड़ एरिया में पूरा महाद्वीप है, तो उस 15 करोड़ का आप 1% निकालो। 1% कितना होता है? 15 करोड़ का 1% कितना होता है? डिवाइड बाई 100 कर दो, 15 लाख होता है। कितना? 15 लाख। हमारे पास कितना है? 32 लाख। तो इसका मीनिंग है अपन 2 पॉइंट से भी ज्यादा है। हमें राउंड फिगर में 2.4 माना गया अप्रोक्सीमेट संपूर्ण पृथ्वी के अंदर। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया का, क्योंकि इसमें अपने कुछ द्वीपीय भाग भी हैं, आइलैंड पार्ट हैं, जिनके एरिया को अब काउंट किया हुआ है। यस। अच्छा, 79 कर दिया। 70। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है 29%। ये बाद बचा हुआ हिस्सा कितना है? 71। वेरी गुड। मीनिंग है कि इसका बचा हुआ हिस्सा वही था, है ना? बोला शायद मैंने 71 नहीं बोला होगा, 79 नहीं बोला होगा। मानवीय गलती है, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये। तो ये 2.4 वाला जो है, तो ये टोटल जो अपना महाद्वीपीय भाग है उसमें से इंडिया कितना परसेंट है? 2.4%। और इंडिया जितना है, उस इंडिया में 10% लगभग कौन होता है? तो अगर आपने ये 2.4 ये इंडिया, तो इसका 10% निकालोगे तो पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा 0.24। तो हम 10 नहीं, 10 से थोड़े ज्यादा है, 10.41। तो इसको राउंड ऑफ में 2.4 के बजाय हम क्या यूज करते हैं? 0.25। तो संपूर्ण महाद्वीपों में यानी विश्व के अंदर राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25। जबकि संपूर्ण पृथ्वी पे अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया पॉइंट्स में आता है 0.57। यानी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया में से देखा जाए तो हम बहुत कम है। ये इंडिया है, तो बाद में राजस्थान में तो और जीरो लगेगा। यहाँ लगभग 0.57 या 58 के आसपास आएगा राजस्थान। तो इसका मीनिंग हमें संपूर्ण पृथ्वी में से नहीं देखा जाता, मुख्यतः महाद्वीपों में से देखा जाता है, जिसको हम क्या मानते हैं? टोटल वर्ल्ड या विश्व का हिस्सा मानते हैं। तो ये राजस्थान के अकॉर्डिंग कंपैरिजन पूरा होने के बाद उसमें 3-4 लाइनें आपने खाली छोड़ दी होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान। कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान। और यहाँ लिख देना 0.25%। और ब्रैकेट में जस्ट नीचे लिखना इंडिया। अगर ये राजस्थान का नहीं पूछ के इंडिया का पूछते हैं तो आंसर क्या रहता है? 2.4%। ये इंडियन ज्योग्राफी में भी लिखो गया। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान। द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान इन टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, और उसके आगे लिख दीजिए 0.25। और जस्ट नीचे इंडिया के अकॉर्डिंग लिख देना फिर। इसके बाद में ब्रैकेट में लिख देना इंडिया। तो ये इंडिया के अकॉर्डिंग पूछा जाए तब आंसर रहेगा 2.4%। अब वर्ल्ड के कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं जिनसे अपनी तुलना करवाएं, तो तुलना करवाएं तो राजस्थान उसमें लगभग अपनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए राजस्थान की। इसका मीनिंग हम तुलना सिर्फ उनसे करेंगे जिनसे या तो हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हैं या जिनसे हम बड़े हैं। छोटे तो क्योंकि हम सिर्फ एक स्टेट ही हैं, तो बहुत सारे राष्ट्रों से हम छोटे हैं ज्यादातर। लेकिन कुछ एक ऐसी कंट्री हैं जिनसे हम बड़े भी हैं। तो कुछ एक इंपोर्टेंट कंट्री से तुलना दी गई है। विश्व के सभी देशों से तुलना करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो एक साइड में तो इसमें लिख देना प्रमुख राष्ट्र, यानी जो मेजर कंट्रीज, प्रमुख राष्ट्र या देश हैं। और जो मेजर कंट्रीज हैं
उनके जस्ट सामने लिख देना राजस्थान, क्योंकि कंपैरिजन हम किससे करेंगे? राजस्थान से। प्रमुख राष्ट्र और सामने राजस्थान। प्रमुख राष्ट्र में ये जो कंट्री FGP कंट्री जो हैं, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, इनके अप्रोक्सीमेट राजस्थान इक्वल टू है। सबसे निकटतम फिनलैंड के। जैसे हमारा जो क्षेत्रफल है वो 3,42,000 है, फिनलैंड का क्षेत्रफल है लगभग 3,38,000। हमसे कोई 3-4 हजार वर्ग किलोमीटर का ही गैप है। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आता है फिनलैंड। जर्मनी है 3,58,000, हमसे थोड़ा बड़ा है, लगभग 10-15 हजार वर्ग किलोमीटर। फिर पोलैंड है, तो पोलैंड लगभग 3,22,000, हमसे लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर छोटा है। तो ये हमारे अप्रोक्सीमेट इक्वल टू में आते हैं, लगभग बराबर में आते हैं। तो F वाला तो है फिनलैंड, FG वाला जर्मनी कंट्री, ये रहेगा पोलैंड। तो ये FGP, तो FGP कंट्री राजस्थान के अप्रोक्सीमेट क्या है? लगभग बराबर। फिनलैंड के राजस्थान अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, जर्मनी के राजस्थान अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, पोलैंड के राजस्थान अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। फिर नेक्स्ट एशियन कंट्रीज आता है। तो एशियन कंट्रीज में जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जापान। चाइना को नहीं लेना, चाइना तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो जापान है, जापान को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। और फिर ये भी नहीं हो तो जापान के लास्ट में न है, तो इस एन से एक कंट्री का नाम लेना है, नॉर्वे। नॉर्वे भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, लेकिन ये एक सीक्वेंस में है, यानी पहले FGP प्रायोरिटी में इनको रखना है। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर जापान एंड नॉर्वे। एक बार क्या हुआ, इन्हीं में से चारों कंट्री दे दिए गए और क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कौन सा है? तो आंसर रहेगा फिनलैंड। सबसे नजदीक कौन सा है? आंसर वही रहेगा। फिनलैंड ऑप्शन नहीं हो तो जर्मनी, ये नहीं हो तो, और ये नहीं हो तो, एक बार चारों ही नहीं थे। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसको माना गया? नॉर्वे को माना। ये पुरानी क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आंसर माने जाते हैं। तो ये आंसर सीक्वेंस में है आपके, यानी प्रायोरिटी में फर्स्ट आंसर ये रहेगा, ये नहीं है तो बाद में सीक्वेंस में रहेंगे। तो जिनको आपने कंट्रीज के नाम लिख के और आगे आपने लिखा है अप्रोक्सीमेट इक्वल, कि राजस्थान के लगभग ये बराबर है, तो उसमें फर्स्ट को राइट टिक कर दें। फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा, वो नहीं है तो फिर सीक्वेंस में आंसर होंगे। FGP कंट्री, FGP के बाद में जापान, और फिर नए से कौन सा रहेगा? नॉर्वे। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखो तो एक अल्फाबेटिक सीक्वेंस भी बन रहा है, पहले F कहीं ना कहीं, उसके बाद में G आता है, G के बाद में P आता है। तो स्टार्टिंग में FGP कंट्री और बाद में जापान, और फिर जापान के बाद में नॉर्वे। इसके बाद में कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनसे हम बड़े हैं। जैसे ब्रिटेन हमारे ऊपर लगभग 200 साल तक शासन करके गया था, उसके हम 2 गुना है। यानी हम एक राजस्थान से कितने ब्रिटेन बना सकते हैं? 2 ब्रिटेन। तो एक तरफ ब्रिटेन और आगे लिखेंगे हम 2 गुना, यानी 2 फोल्ड। उसका अपने अपने से राजस्थान से 2 ब्रिटेन हम बना सकते हैं। फिर लंका है, तो लंका जैसे हम 5 खड़े कर सकते हैं। इसराइल जैसे हम 17th कंट्री, 17 राष्ट्र बना सकते हैं। यानी एक राजस्थान से कितने इसराइल? 17। और एक भारत से हम 170 इसराइल बना सकते हैं, 170 इसराइल। तो विश्व में एक छोटा सा कंट्री है इसराइल, लेकिन पूरे विश्व में धाक है इसराइल की। यानी अपने नागरिकों पे एक छोटे से हमले के लिए वो कई समय तक लड़ सकता है। और इस चीज को महसूस कर भी सकते हो आप, किसी टूरिस्ट को आप पूछोगे इसराइल, उसको एक थप्पड़ मारना, आपको 1-2 साल में हो सकता है उसका रिप्लाई थप्पड़ और एक मुक्के के साथ मिलेगा। और फिर बाद में आप पूछोगे आप कौन, तो वो कहेंगे मोसाद।
मोसाद इजराइल की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी में से है। वो अपने नागरिकों का बदला चुन चुन के लेते हैं। तो इसका मीनिंग आपने एक थप्पड़ मारा था और उन्होंने एक थप्पड़ और बदले में एक डुक और आपको चिपकाया है, वो कहेंगे कि ये क्यों मारा, कि ये ब्याज था उसका 1 साल तक का। तो ये है इजराइल। भारत भी प्रयास कर रहे हैं नक्शे कदम पे चलने का, लेकिन हम बातों में थोड़े ज्यादा हैं। तो नेक्स्ट लिखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन के आगे राजस्थान की तरफ लिख देना 2 गुना। टू फोल्ड या 2 टाइम मल्टीपल। तो इसका मीनिंग ये गलती से आप ये मत पढ़ना कि ब्रिटेन 2 गुना, क्यों 2 गुना किसके नीचे लिखा हुआ है, तो वो राजस्थान की वैल्यू है कि ब्रिटेन का राजस्थान 2 गुना है। फिर नेक्स्ट आपने लिखा है श्रीलंका। श्रीलंका के हम 5 टाइम मल्टीपल, यानी 5 फोल्ड, 5 गुना। फिर बात करें हम इजराइल की। तो इजराइल के हम 17th टाइम मल्टीपल यानी 17 गुना बढ़े हैं। सेवनटींथ टाइम मल्टीपल। 17 फोल्ड। तो 17th टाइम मल्टीपल कर दो या 17th फोल्ड। तो ये लगभग इंपोर्टेंट कंट्री से हमारी तुलना है। तो मीनिंग है कि विश्व के सभी राष्ट्रों से, जैसे अफ्रीका के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा है ये यूरोप है। यूरोप में अप्रोक्सीमेट 50 कंट्रीज हैं, और 50 कंट्रीज में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग के जो 7-8 बड़े राष्ट्र जो हैं, यानी 7-8 जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, उन लार्जेस्ट कंट्रीज के बाद में शायद 8वां या 9वां जो बड़ा राष्ट्र है, अगर हम राजस्थान को वहां ले जाके रख दें, यहाँ से निकाल के वहां रख दें, तो यूरोप का 8वां 9वां बड़ा राष्ट्र मिल जाएगा उनको। तो इसका मीनिंग हम यूरोप के मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं उनसे बड़े हैं, यानी यूरोप के लगभग हम कहें कि 75% कंट्री से हम ज़्यादा बड़े। तो लगभग वहाँ के 10-20% कंट्रीज ऐसे हैं जो हमसे बड़े हैं। तो हम यूरोप के हर कंट्री से तुलना करवाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो कुछ ऑथेंटिक बुक्स में, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी में, इन 5-6 कंट्रियों से अपनी तुलना करवाई हुई है। तो ये तुलना अपने को याद होनी चाहिए। पूरे विश्व से तुलना लगभग याद आना इम्पॉसिबल है। किसी के तो हम 1.25 मल्टीपल निकलेंगे, किसी के हम 1.4 निकलेंगे, किसी के 1.52 निकलेंगे। तो ये डेटा याद रखना मुश्किल है। ये थोड़े राउंड ऑफ, ये वाले जो डेटा हैं थोड़े से राउंड ऑफ हैं, तो इस कारण इनको याद रखना थोड़ा सा आसान है। इस कारण सिर्फ ये डेटा दिए हुए हैं, और क्वेश्चन भी लगभग इन्हीं पे से आते हैं। इनके अलावा अगर कोई आए तो क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि इम्पॉसिबल है याद रखना। आप ये सोचो कि यूएनओ के 193 राष्ट्रों से तुलना करके हम राजस्थान को देख लें, तो देख लो बैठे बैठे पूरे दिन आराम से मल्टीपल कर करके देखो। तो इसका मीनिंग है इतना प्रयास नहीं करना अपने को कि नहीं सर मेरे को गणित बहुत ठीक से याद होती है, डेटा मेरे बहुत जल्दी याद होते हैं। तो ये गलतफहमी जनसंख्या वाले टॉपिक में सबकी निकलती, आपकी भी निकलेगी। तो जिनको लगता है ना कि डेटा जल्दी याद होते हैं, तो हम बाद में जनसंख्या वाले टॉपिक में बात करेंगे आगे। तो कहते हैं ना हर एक का वक्त आता है। तो ये वाला जो पॉइंट है अपना विस्तार वाले में, एरिया, एरिया को लेके हमने तीनों तीनों से कंपैरिजन कर लिया। इंडिया से हमारा स्टेटस क्या है वो देख लिया हमने कि हम 10.41% है और हमारी इंडिया में रैंक फर्स्ट है। फिर राजस्थान के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटस यानी बड़े जिलों का कौन सा है, JBBJ, और छोटे कौन से हैं, DDD। फिर विश्व से हमारी जो तुलना है वो हमने कर ली कि विश्व में हमारा जो योगदान है 0.25%। और विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं
जो मेजर कंट्रीज हैं उनसे हमारी तुलना की है, जिसमें FGP कंट्री के हम अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, देन जापान एंड नॉर्वे। फिर वो कंट्री जिसके हम 2 टाइम मल्टीपल हैं या 2 फोल्ड हैं, वो है ब्रिटेन, जिसने 200 साल तक शासन किया, हम उसके 2 गुना है। लंका के हम 5 गुना है, इसराइल के हम 17 गुना। तो ये तीनों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए, एरिया में जो तीनों कंपैरिजन है कंप्लीट हो गए। अब जिसके पास एरिया होता है उसकी निश्चित क्या होती है, एक आकृति होती है। तो नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखिएगा। इसमें लिखिए शेप ऑफ राजस्थान, राजस्थान की आकृति। ये ब्रैकेट में एक ब्रिटिश विद्वान का नाम लिखेंगे, TH हैंडले। इन्होंने अपनी कोई बुक लिखी होगी, उसमें लिखा कि इंडिया के जो वेस्टर्न राजपूताना स्टेट थे, यानी राजपूताना रियासतें थी 19, कि ये 19 रियासतें 1956 के आसपास की शायद इनकी कोई बुक रही होगी। तो लिखा जाता है कि इन्होंने अपने किसी ग्रंथों के अंदर राजस्थान के लिए TH हैंडले ने रोम्बस शब्द यूज किया। तो रोम्बस तभी कर पाएंगे जब राजस्थान यूनिफिकेशन हो जाए, जुड़ जाएगा तब। तो राजस्थान जब जुड़ गया तो वेस्टर्न जो राजपूताना स्टेट था, इन्होंने कहा कि वो राजपूताना स्टेट्स जो हैं वो वर्तमान में रोम्बस शेप में दिखाई देते हैं। तो वर्तमान में यानी जिस समय इन्होंने लिखा है उस समय, तो ये 1956 या उसके बाद की बुक होंगी, तो जिसमें राजस्थान को इन्होंने लगभग एक विषम कोण चतुर्भुज जैसी आकृति में माना है, यानी रोम्बस शेप में। तो वो विषम कोण जो इंग्लिश शब्द इन्होंने यूज किया, वो एज इट इज हिंदी में भी आ सकता है, वो रोम्बस। या हिंदी में जब देंगे तो रोम्बस को हम क्या बोलेंगे, विषम कोण या चतुर्भुज। अपने वालों को ये शब्द कम समझ में आए कि रोम्बस या विषमकोण चतुर्भुज क्या है। तो इस चीज को इजी करने वाले अपने लोग खूब थे कि आप लोगों ने पतंग देखा है, तो लोगों का जवाब आया बिल्कुल देखा है, कि राजस्थान लगभग वैसा ही है। तो ये तुरंत समझ में आ गया कि हाँ काइट शेप जैसा है, तो काइट शेप लगभग ऐसी ही होती। लेकिन अगर ऑप्शन में काइट शेप भी हो, पतंगाकार शब्द भी हो, और विषम कोण चतुर्भुज यानी रोम्बस भी हो, तो प्रायोरिटी में आपका ये आंसर होगा। ये प्रायोरिटी में नहीं होगा, ये बाद में लिखेंगे इनके। तो इसमें एक तो राजस्थान की आकृति एरो करके इसके नीचे लिख दो रोम्बस। इंग्लिश मीडियम में तो सिर्फ ये लिखना और उसके बाद में काइट शेप। हिंदी वालों को तीनों ही लिखने हैं, रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुज, और देन पतंगाकार या काइट शेप। पतंगाकार या काइट शेप। ब्रैकेट में रोम्बस क्या है कि ब्रैकेट में लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू TH हैंडले। इनका शॉर्ट नेम ही मिलता है, पूरा नाम क्या है वो नहीं मिलता कहीं। ब्रैकेट में रोम्बस क्या है कि ब्रैकेट में लिख देना अकॉर्डिंग टू TH हैंडले। अकॉर्डिंग टू TH हैंडले। तो राजस्थान की आकृति तो ये है। राजस्थान की आकृति को देख के ऑथेंटिक बुक जो होती है वो सिर्फ राजस्थान की आकृति बताती है, लेकिन बाद में जो गाइड वाइड वाले हैं वो राजस्थान के कुछ जिलों की आकृति, क्यों राजस्थान की आकृति भी तो किसी ने देख के लिखी है ना। तो फिर अपने वालों ने भी अपने जिलों की कुछ आकृतियां जिनको देख देख के लिखना स्टार्ट कर दिया, और वो प्रचलन में इतनी ज्यादा आ गई कि उनको एग्जामिनर भी पूछने लग गए। तो अपने राजस्थान की कुछ आकृतियां तो हैं समाप्त हो चुकी हैं,
क्योंकि नए जिले जब से बने हैं तो जिलों की आकृतियां, कुछ जिलों की आकृतियां तो बिगड़ चुकी हैं, तो बिगड़ने से कुछ जिलों की आकृतियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन कुछ जिलों की आकृतियां अब भी बची हुई हैं। तो वो आकृतियां कौन सी है वो देखते हैं। तो राजस्थान की आकृति के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, प्रमुख जिलों की आकृति। तो ऊपर से जो दो तीन पॉइंट लिखे हैं वो तो राजस्थान के रेफरेंस में लिखे हैं अपन ने। विषम कोण, चतुर्भुज, रोम्बस शेप या फिर पतंगाकार। ये सारे लिखने के बाद जो रोम्बस है उसको राइट टिक कर देना। रोम्बस का हिंदी मीनिंग विषम कोण होता है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे वो। ऑप्शन में या तो रोम्बस आएगा या विषम कोण चतुर्भुज आएगा। और नेक्स्ट लाइन में राजस्थान की आकृति के बाद में प्रमुख जिलों की आकृतियां, इसमें शेप ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स। अब प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जो आकृतियों में हैं? तो इसमें एक तरफ तो आकृति लिखेंगे, फिर वो आकृति मैच कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती है वो जिला आगे लिखेंगे। तो इस तरीके से डिवाइड, जिले के अंदर स्पेस थोड़ा कम छोड़ना, आकृति वाले हिस्से में स्पेस ज्यादा रखना। आकृति के नाम थोड़े से बड़े होंगे। तो किस प्रकार की शेप उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के नॉर्थ में हम चलें तो यहाँ एक गंगानगर के जस्ट पास में, उसके ईस्ट में गंगानगर से अलग हुआ एक पार्ट आता है हनुमानगढ़, वो इस शेप में है। ये शेप देखने में अपने को लगता है सोफा। अब कईयों ने इसके नीचे पाँव लगा कर इसको किससे, चेयर से भी तुलना कर दी, कुर्सी नुमा। तो राजस्थान में वो जिला जो सोफा आकृति में या कुर्सी नुमा या चेयर शेप में, तो कुर्सी और सोफे जैसा जिला कौन सा है? तो गंगानगर के जस्ट सामने वाला जिला है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ वाला कैसा है? सोफे सेट यानी सोफा जैसा या फिर चेयर शेप में यानी कुर्सी नुमा है। फिर जैसे जैसे इससे नीचे की ओर आएंगे तो जयपुर के ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आता है दौसा। दौसा जिला है, मैप में देखने पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि बो शेप आकृति हो, धनुष आकार, तो धनुष वाला डोसा। कौन सा वाला डोसा? धनुष वाला डोसा। तो धनुषाकार आकृति या बो शेप में जिला कौन सा है? दौसा डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के पूर्वी जिलों में अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर से तो अब ढीग अलग हो गया तो आकृति बिगड़ गई है, अदरवाइज भरतपुर जिला जो है वो देखने पे इस तरीके से था अपने। आबू है, सेटिंग स्क्वायर है, बैठी हुई गिलहरी जैसा। तो राजस्थान में सेटिंग स्क्वेरल या बैठी गिलहरी जैसा जिला कौन सा है? भरतपुर। लेकिन अब इस गिलहरी की गर्दन कहीं और है, पूंछ कहीं और है। अब ये पूंछ तो है भरतपुर और इसकी गर्दन है ढीग। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि गिलहरी की गर्दन कहाँ गई और पूंछ कहाँ है। तो इसका मीनिंग अब ये आकृति बिगड़ गई है, अब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रही है भरतपुर के पास, क्योंकि अब ये आकृति है तो ये कोई विशेष आकृति नहीं है। लेकिन जैसे ही मैप आएंगे तो हो सकता है कि कोई इसको भी आकृति बना दे। भाई किसी ने लिखना, क्योंकि अभी प्रॉपर शेप नहीं आ पा रही है ना जिलों की, सिर्फ एक रफली शेप बताई गई है कि ये वाला हिस्सा डीग है, तो उसमें भी हो सकता है कोई आकृति निकल आई अपने सामने। तो अब इस आकृति को हम इग्नोर करेंगे। बीच में करौली था, करौली और सवाई माधोपुर से बीच में एक जिला निकाल दिया था, गंगापुर सिटी, लेकिन पुनः समाप्त कर दिया गया। तो करौली की एक आकृति थी बीच में तो बिगड़ गई थी लेकिन वापस सुधर गई।
लगभग कुछ इस तरीके की आकृति जिसमें यूं लगता है जैसे पानी में डक या बतख बैठा है। प्रॉपर वैसी शेप नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आप दिमाग लगाओगे तो आपको लगभग दिखाई देता है, डक शेप या बतख आकार, बतख आकृति जैसा। तो राजस्थान में डक शेप में कौन है? करौली डिस्ट्रिक्ट। फिर राजस्थान के अंदर, फिर राजस्थान के अंदर सदन के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक मुख्य जिला आता है चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में इस साइड में एक बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है भीलवाड़ा, बॉर्डर के ऊपर। फिर वापस आता है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दो जगह है, क्योंकि ये बीच वाला भीलवाड़ा का स्पेस इतना ज्यादा नहीं है कि दोनों चित्तौड़ को डिस्टर्ब करे। ये लगभग 8-10 किलोमीटर का हिस्सा है। तो इधर वाले चित्तौड़ से इधर वाले चित्तौड़ को नियंत्रित या प्रशासन इजीली चलाया जा सकता है। एक चित्तौड़ यहाँ होता और एक यहाँ होता तो समस्या होती। या तो उसको चूरू में मिला देते या हनुमानगढ़ में। तो ये शुरुआत से ही ऐसा रहा है, क्योंकि मेवाड़ रियासत का कुछ भाग इधर से मध्य प्रदेश के पास चला गया, एमपी के पास। तो ये हिस्सा मेवाड़ रियासत के पार्ट में ही आता था चित्तौड़ के अंदर। तो बाद में ये वाला जो बीच में एरिया था ये भीलवाड़ा का आ गया, बीच में कुछ मेवाड़ का हिस्सा किसके पास चला गया? एमपी के पास। तो इस कारण ये चित्तौड़ और चित्तौड़ बीच में से दो डिवाइड हो गए। और डिवाइड होने के कारण इसको हम कहते हैं डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, यानी जो विखंडित जिला है। ऐसा विखंडित जिला एक अजमेर भी था अपना। तो ये जो अजमेर का हिस्सा था वो इस तरीके से था, ट्राइंगल शेप में। इसके नीचे राजसमंद था और एक तरफ पाली था। और ये राजसमंद का ये ऊपर वाला हिस्सा या पाली का जो ऊपर वाला हिस्सा ये अजमेर का पार्ट था। इसको हम कहते थे टोडगढ़ अजमेर, क्योंकि यहाँ एक चोटी आती है और जिसके पास में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक फोर्ट, एक किला बनाया गया था। राजस्थान में एक बड़ा किसान आंदोलन चला है, नाम सुना होगा आपने, बिजोलिया, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को इसी जेल में रखा गया था, टोडगढ़ की जेल के अंदर। ये पढ़ा है क्या आपने? किसान आंदोलन आ गया आपके सिलेबस में, आएंगे तब पढ़ोगे आप इसके बारे में। तो अब ये वाला हिस्सा अजमेर का अलग करके, जिसमें कुछ राजसमंद और कुछ पाली, पाली में जैतारण और रायपुर दो तहसीलें, इस हिस्से को अब किस में मिला दिया गया है? ब्यावर में। तो अब इसका मीनिंग, अब ये अजमेर का डिसमेंटल पार्ट नहीं रहा, अब ये सब कुछ मर्ज होके इधर ब्यावर बन चुका है। तो अब अजमेर के पास वो कंडीशन नहीं है जो चित्तौड़ के पास है। तो राजस्थान में एकमात्र जिला जो अपनी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः स्टार्ट होगा वो चित्तौड़ ही है, जो एक जगह कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा, या एक जगह कंप्लीट है फिर दूसरी जगह वापस स्टार्ट। तो जो सेकंड चित्तौड़ आपको इधर वाला जो दिखता है कोटा के पास वाला, वो चित्तौड़ कुछ इस तरीके से है, घोड़े के नाल जैसा, घोड़े के पाँव में लगता है ना इस तरीके से, एक रिंग या छल्ला डलता है, जिसको हम घोड़े के लिए उसके जूते बोलते हैं। यानी शो ऑफ फोर्स से। घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल जैसा जिला राजस्थान में किसको माना गया है? चित्तौड़गढ़ को। ये चित्तौड़ वो है जो कोटा की तरफ वाला, इधर वाला चित्तौड़ है वो नहीं है इस आकृति में। इधर वाला जो चित्तौड़ है वो इस आकृति में आता है, घोड़े की नाल जैसे आकृति में। पश्चिमी राजस्थान में अपने जो जोधपुर है, जोधपुर के बारे में तो गलत लिखा हुआ था, इसको पिकॉक शेप में मोर आकृति में लिखा हुआ था। ये तो मेरे को लगता है किसी ने हिस्ट्री शिद्दत से पढ़ी और बाद में जाके उसने ज्योग्राफी लिख डाली। पढ़ा क्या इतिहास और लिख क्या डाली? तो हिस्ट्री में उसने पढ़ा कि जोधपुर का जो फोर्ट या मेहरानगढ़ है वो मयूराकृति में है। मेहरानगढ़ को हम मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, क्योंकि मयूराकृति शेप में आता है वो। तो उसने वो पढ़ा कि जोधपुर किला, तो उसको किला तो याद रहा नहीं कि जोधपुर मयूर आकृति जैसा है। और फिर किसी ने वो ज्योग्राफी में लिख दिया और वो इतना प्रचलन में आ गया। वो कहते हैं ना, किसी एक झूठ को आप 100 बार बोलो, वो बाद में सच लगने लग जाता है। कि 2 अक्टूबर को इस सत्संग में गए थे, याद है? कौन सी? दर्शन फर्स्ट। वो बच्चों को रटवा देता है अजय देवगन। तो ये वो मूवी देख के ही समझ में आएगा 2 अक्टूबर, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो उसमें
ये कुछ बुक्स में लिख दिया गया, लेकिन अब ये ठीक हुआ, फलोदी अलग हो गया। तो फलोदी अलग हो गया तो इनका मोर तो उड़ा कम से कम। तो ये कई सालों से जो मोर गलत लिखा जा रहा था, अब ये ठीक होगा। क्योंकि जोधपुर में खुद भी मयूराकृति लिखवाता, मजबूरी थी क्योंकि पूछा जाता था। वो ठीक भी माना जाता है कि जोधपुर में मयूराकृति। और जोधपुर को मैंने चारों ओर से घुमा घुमा के देख लिया, मोर कभी नहीं बन रहा उसका। तो जोधपुर का मोर नहीं बनेगा, पुराने वाले मैप में भी नहीं बन रहा है। अजमेर के आसपास के जो जिले हैं, अजमेर खुद ट्रायंगल शेप में था। तो इसका तो ब्यावर अलग हो गया, तो इसका तो त्रिभुज बिगड़ गया है। इस अजमेर संभाग में एक पूर्व में जिला आता है टोंक। ये स्क्वायर शेप में वर्गाकार आकृति में, तो ये वर्गाकार आकृति में है अब भी। बीच में केकड़ी बना था तब इसकी आकृति बिगड़ी थी। इसका मीनिंग है जो शेप था वो नहीं रहा था बीच में, अब वापस आ गया स्क्वायर शेप में, वर्गाकार आकृति में। इसके जस्ट नीचे भीलवाड़ा, बीच में शाहपुरा अलग हो गया था, तब यह आकृति इसकी भी समाप्त हो गई थी। लेकिन अब वापस शाहपुरा समाप्त कर दिया गया। ये शाहपुरा भीलवाड़ा की बात है, जयपुर की नहीं। तो ये वाला जो था ये आयताकार आकृति में था। तो अजमेर के अधिकांश जिले जो हैं, एक नागौर को छोड़ के, क्योंकि नागौर की कोई स्पेसिफिक आकृति नहीं बताई हुई। तो अजमेर संभाग में 4 जिले थे ये, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। जिसमें से 3 मैथमेटिक शेप में थे। खुद अजमेर था ट्रायंगल शेप में, उसके ईस्ट में टोंक था स्क्वायर शेप में, उसके नीचे भीलवाड़ा था आयताकार में। सिर्फ नागौर के पास आकृति नहीं थी। तो अब ब्यावर के कारण अजमेर की आकृति तो बिगड़ चुकी है, बाकी 2 के पास आज भी है। टोंक की आकृति में वर्गाकार वर्ग के रूप में, और भीलवाड़ा किस आकार में, आयताकार। इनके बारे में लिखवाएंगे आपको।